हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जोगटा अकेडमी। एंड मैं आपके सामने हाजिर हूँ नायब तहसीलदार 2022 का मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड गांधीयन एक्सपेक्ट का एनालिसिस लेके। सो एज यूजुअल बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको हमारे न्यू बैच जो कि 8 नवंबर ट्यूसडे से जो कि शुरू हो रहा है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये हमारी चीफ करेक्टरिस्टिक्स है कोर्स की। एंड हमारा जो कोर्स रहेगा वो रहेगा प्री प्लस मेंस ओरिएंटेड। एंड आफ्टर योर प्री एंड मेंस जो क्लियर होगा जब, सो वील बी ऑल्सो प्रोवाइड इंटरव्यू गाइडेंस अंडर द सेम कोर्स जो कि जोगटा सर द्वारा दी जाएगी। सो वील स्टार्ट विद द एनालिसिस। जो हिस्ट्री का क्वेश्चन था, एज यू कैन सी अगेन, जो पहला क्वेश्चन था इंडियन नेशनल मूवमेंट से पूछा गया था। चाहे आप इसको गांधीयन एक्सपेक्ट पूछ लो इंडियन नेशनल मूवमेंट का, लेकिन लार्जली ये जो कंसेप्ट है ये इंडियन नेशनल मूवमेंट का है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि द इंडियन नेशनल मूवमेंट और द टाइम आफ्टर 1885 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। सो द क्वेश्चन वॉज, इन सारे इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमने लगाना था। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, पर जो जनरल जो मेरे को डाउट स्टूडेंट्स के ने बताया वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट के बीच था। सो जो सॉल्ट सत्याग्रह था वो हमारा 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। एंड क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 को। एंड अगर आप देखेंगे जो खिलाफत मूवमेंट है वो 1919, एंड जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी वो हुई थी आपकी 1920 को। सो आंसर सिंपल था, आंसर वॉज 2, 1, 3 एंड 4, आंसर ए। हालांकि मैंने ऑप्शंस यहाँ पे रिमूव कर दिए थे। इस कंसेप्ट को, इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, बेसिकली इसका जो यहाँ पे ओरिजिन है, इट वॉज डन बिकॉज ऑफ द जलियांवाला बाग मैसेकर टू यूनाइट द इंडियंस एंड टू रेज द वॉइस अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेकर। एंड जो साथ में जो खिलाफत मूवमेंट था 1919 का, इट वॉज बिकॉज आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो टर्किश ऑटोमन एम्पायर के जो खलीफास थे उनको वहाँ पर रिमूव कर दिया था। सो खिलाफत मूवमेंट वॉज अ पैन इस्लामिक मूवमेंट जो कि शुरू हुई थी बाय द अली ब्रदर्स इन इंडिया। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे ये सेठ चौठानी को मिलते हैं बंगाल में, एंड दे विल देन क्लब दिस मूवमेंट इन द ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट या फिर ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। अब यहाँ से ये लोग महात्मा गांधी के पास जाएंगे एंड महात्मा गांधी विल क्लब दीज टू मूवमेंट टुगेदर, खिलाफत मूवमेंट एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बिकॉज हमारा 1916 का जो लखनऊ पैक्ट हुआ था उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग फिर से यूनाइट हो चुकी थी। दस टू क्रिएट द सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ वननेस, यूनाइटेडनेस, महात्मा गांधी ने दोनों मुस्लिम मूवमेंट जो कि हमारी खलीफत मूवमेंट थी और हिंदू की जो उस टाइम मूवमेंट थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसको क्लब कर दिया था। हालांकि इस मूवमेंट को आप देखो कि 12 फरवरी 1922 को बंद कर दिया गया था अब्रप्टली बिकॉज ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट ऑन 4 फेब 1922। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो स्पेसिफिकली आपका सॉल्ट लॉ को हमने चूज किया था, जो कि सॉल्ट लॉ आपका 1882 का था, विच गेव द मोनोपोली ऑफ द ब्रिटिशर्स टू एक्सट्रैक्ट, मैन्युफैक्चर एंड सेल सॉल्ट। तो उसके रिगार्डिंग ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था। एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, द फेमस अगस्त क्रांति या फिर आपका भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 8 अगस्त को महात्मा गांधी ने ग्वालियर टैंक मुंबई से लॉन्च की थी, और 9 को अर्ली मॉर्निंग जब सारे लीडर्स को अरेस्ट कर दिया गया था और ये मूवमेंट फिर भी शुरू हुई थी, एंड इट बिकेम द फर्स्ट पैन इंडिया नॉन लीडर मूवमेंट जहाँ पे कोई भी लीडर नहीं था। सो इसके रिगार्डिंग अगर आप देखोगे, अब आप देखोगे चंपारण सत्याग्रह है या खेड़ा सत्याग्रह है जो कि महात्मा गांधी के फेमस मूवमेंट्स है। इसके साथ साथ देखोगे जो बाकी भी इवेंट्स रहे हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के, सो दे बिकम वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रादर फॉर यू, एंड यू नीड टू गो थ्रू दीज मूवमेंट्स, दीज इवेंट्स एंड इवन द लीडर्स एसोसिएटेड विद देम। सो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? सो यू विल सी निज़ाम ऑफ हैदराबाद एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस इन 1798, ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है।
नवाब ऑफ अवध वॉज फोर्स टू साइन द सब्सिडरी अलायंस इन 1801, ये भी एकदम ट्रू है। द महलवाड़ी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन तमिलनाडु, ये आपकी स्टेटमेंट गलत है, ये आपका पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में बाय हॉल्ट मैकेंजी एंड RM बर्ड लाया गया था इन योर 1830s। उसके बाद आप देखोगे द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर वॉज फॉट आपका 1845 एंड 46, आपका 1848 तक लार्जली जो पूरे के सिख वॉर्स लड़े गए थे। उसके बाद अगर आप देखोगे थोड़ी सी इसकी जो जस्टिफिकेशन है, सब्सिडरी अलायंस जो कि हमारा ब्रिटिश पैरामाउंट पावर का एक बहुत इंटरगल मैटर है या एक इंटरगल मेथड था टू एक्वायर द इंडियन स्टेट्स, ये हमारा मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन या द एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इनटू इंडिया। सो सब्सिडरी अलायंस लार्जली टीपू सुल्तान के रेफरेंस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। वाई? बिकॉज टीपू सुल्तान एट दैट टाइम हैड हिज क्लोज रिलेशंस विद फ्रेंच एंड नेपोलियन के साथ बहुत क्लोज थे ये। इन्होंने इंडिया को भी इनवाइट किया था नेपोलियन को। 1799 से लेकर 1815 तक यूरोप में एक कॉन्टिनेंटल प्लान चला जिसके कारण ब्रिटिश गुड्स को पूरे यूरोप में नेपोलियन ने बैन कर दिया था। इसकी वजह से जो ब्रिटिश का रेवेन्यू था वो स्ट्रांगली हिट हुआ था एंड नेक्स्ट टारगेट जो नेपोलियन का था दैट वाज इंडिया। सो आप देखोगे टू काउंटर द नेपोलियन इफेक्ट, जो कि उस टाइम नेपोलियनिक यूरोप भी जाना जाता है इस टाइम पीरियड को, सो टू काउंटर द नेपोलियनिक इफेक्ट जॉन शोर को एकदम रिप्लेस कर दिया गया बाय लॉर्ड वेलेस्ली एंड लॉर्ड वेलेस्ली स्टार्टेड एक्वायरिंग द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स बाय सब्सिडरी अलायंस बाय बेसिकली फोर्स की वील अटैक यू। अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे एक ब्लैंक पेपर दे देते थे और साइन करवा देते थे कि टू ज्वाइन आर सब्सिडरी अलायंस। सो नेक्स्ट आप देखोगे जो हमारा ये सिस्टम था, द क्वेश्चन वॉज महलवाड़ी सिस्टम। सो इट इज़ सिंपल, जितना भी आपका ग्रीन है दैट इज योर महलवाड़ी सिस्टम। तो यू कैन सी पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में ये आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आप देखोगे द रेड शोज योर जमींदारी सिस्टम एंड द ब्लू इज योर रेवतवाड़ी सिस्टम। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड, ब्रिटिशर्स वांटेड टू एक्सट्रैक्ट रेवेन्यू एंड इनिशियली इंडस्ट्रीज वाज not developed in your India. So the biggest the most important factor was agriculture and Britishers ने शुरुआत की 1772 से by the इजारेदारी system of Warren Hastings and in 1792 कॉर्नवालिस आप यहाँ पे देखोगे इसको अपग्रेड करेंगे एंड ही विल कम अप विद परमानेंट सेटलमेंट जो कि जॉन शोर के एफर्ट से आई थी विच वॉज इन योर बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। फर्दर यू विल सी यहाँ पर जमींदार्स को प्लेस कर दिया गया इन बिटवीन योर ब्रिटिशर्स एंड योर पीजेंट्स, और जो जमींदार थे उनको पीजेंट्स की सारी ज़मीन दे दी गई एंड नाउ जमींदार्स विल कलेक्ट टैक्सेस एंड रेंट फ्रॉम द पीजेंट्स एंड जमींदार्स फिर ब्रिटिशर्स को देंगे। हालांकि जमींदार्स के ऊपर एक अनड्यू प्रेशर था फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि एक अमाउंट आपको पे करना ही है पूरे ईयर में, जैसे 5 ईयर सेटलमेंट या 10 ईयर सेटलमेंट में। सो द ब्रिटिशर्स स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द जमींदार्स एक ऐसा टारगेट देके जो कि अचीव नहीं हो सकता था एंड इन रिटर्न द जमींदार स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द पीजेंट्स और उनको बना दिया गया लैंडलेस पीजेंट्स। लेकिन जो प्रॉब्लम थी मद्रास में वो ये थी कि मद्रास में जमींदार्स नहीं थे, मद्रास हैड पॉलीगर्स। सो मद्रास डिड नॉट हैड जमींदार्स, हेंस ये जमींदारी सिस्टम मद्रास में नहीं चल पा रहा था। इसके लिए आप देखोगे अलेक्जेंडर रीड ने 12 महल जो मैसूर में आपका पड़ता है 1792 में एक नया सिस्टम डेवलप किया दैट इज द रेवतवाड़ी सिस्टम। रेवत का मतलब होता है पीजेंट विच इज योर पॉलीगर। सो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे दे विल डायरेक्टली कलेक्ट द टैक्सेस फ्रॉम द पॉलीगर्स, यहाँ पे जमींदार्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। दिस रेवतवाड़ी सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज योर पुटकट सिस्टम, PUTCUT, पुटकट सिस्टम ऑल्सो। एंड फाइनली जब ये चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे सो नॉर्दर्न इंडिया में एक नया सिस्टम डिवाइस किया, क्योंकि ये पूरा सिस्टम, पूरा जो इंडिया का मैप है आप देखोगे पोर्शन, इट वाज कवर्ड इनटू 2 सिस्टम्स।
अब जो चैलेंज था वॉज टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द नॉर्दर्न इंडिया। सो अगर आप देखोगे विलियम बेटनिक के टाइम इट बिकेम अ स्टिफ चैलेंज एंड वट वॉज देयर इन पंजाब दैट वर कैनाल्स, जो बेशक की हालत इतनी स्ट्रांग नहीं थी। एंड योर हॉल्ट मैकेंजी डिवाइज्ड अ प्लान जिसमें उन्होंने 1828 के आसपास क्या कर दिया, जो आपका रियोतवाड़ी सिस्टम है और आपका जो परमानेंट सेटलमेंट या ज़मींदारी सिस्टम है उसको क्लब करके एक नया सिस्टम बनाया विच इज़ योर महलवाड़ी सिस्टम, विच वॉज फर्दर रिफाइंड बाय R.M. बर्ड। इस सिस्टम में आप देखोगे एक लंबरदार, इस लंबरदार को लाया गया जिसको प्लेस किया गया, जिसको बनाया गया द हेड ऑफ डिफरेंट विलेजेस। सो लंबरदार ही विल गो एंड कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम विलेज 1, village 2, village 3, village 4 and village 5 and he will then give the taxes to the Britishers. So इस तरह से आप देखोगे महलवाड़ी सिस्टम को डिवाइस किया गया इन नॉर्दर्न इंडिया, ऑल्सो इन हिमाचल। आज भी आप देखोगे हमारे लंबरदारी सिस्टम इज देयर इन योर हिमाचल प्रदेश। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये एक बहुत इंटरगल टॉपिक है हमारे मेंस परस्पेक्टिव से भी, इसीलिए थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया। Now you will see the next question is match the followings। तो एक ये बहुत ही simple and easy question था because the whole question revolved around your concepts clarity। So as you can see Gita deals basically in the concept of self realization and यहाँ पे आप देखोगे औरोबिंदो घोष 1909 जब वो एक तरह से रिटायरमेंट ले लेते हैं फ्रॉम योर एक्टिव पॉलिटिक्स एक्सट्रीम नेशनलिज्म के बाद, ही विल गो टू योर पुडुचेरी एंड ओपन हिज औरोबिंदो आश्रम। वहाँ पे ही विल स्टार्ट राइटिंग अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन एंड ही विल राइट अ बुक विच इज़ योर एसेज ऑन गीता बिकॉज सेल्फ रियलाइजेशन थोड़ा योगा से कनेक्टेड था। सो आपका ए का 3 हो गया, सो ए का 3 हो गया। हाँ, तो बी योर सी आपका या तो डी आपका आंसर होगा या सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट यू विल सी ऋग वेदादि भाष्य भूमिका। नाउ यू विल सी वैदिक लिटरेचर या वैदिक कंसेप्ट्स या वैदिक वेदों के बारे में एक बुक्स लिखी गई है एंड आउट ऑफ ऑल दिस ऑप्शन स्वामी दयानंद सरस्वती इज नोन फॉर हिज ट्रस्ट एंड हिज फोकस ऑन वैदिक लिटरेचर एंड वेदास या वेदांता ऑफ इंडिया। सो बी का हो जाएगा आपका 1। सो आप देखोगे बी का 1। सो द आंसर वॉज सी हेयर सी। अगर आपको ये नहीं आता सो ये तुहफत उल मुआहिदीन जो बुक है ये राजाराम मोहन रॉय ने लिखी है। 1803 में इस बुक को लिखा गया था बिकॉज एट दैट टाइम इंग्लिश लैंग्वेज इतनी प्रोमिनेंट नहीं थी। सो राजाराम मोहन रॉय हैड वन मोर लैंग्वेज इन हिज आर्सनल विच वॉज द Persian language. So he used to write journals and books in Persian language also. और इस बुक में उन्होंने the doctrine of oneness of God या unity of God को propagate भी किया था। तो यहाँ से भी आपको पूरे के पूरे आंसर निकल जाने थे। सो अगेन आई से कि जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं से जिस तरह से भी कमीशन चल रहा है दे कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम फेमस पर्सनालिटीज़, उनकी बुक्स या उनकी पर्सपेक्टिव, उनकी आइडियोलॉजी के बारे में भी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आर्ट एंड कल्चर से बिलोंग करता है। अगेन अ वेरी सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन, थोड़ा करंट बेस्ड ये क्वेश्चन था। मैच द फॉलोइंग ये ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स थे। तो यू विल सी मेजॉरिटी ऑफ द स्पोर्ट योर बिलोंग टू योर बुल्स, है ना, चाहे बुल फाइटिंग है या जो भी है। सो यू विल सी जो जालीकट्टू है इट इज़ अ पॉपुलर स्पोर्ट ऑफ तमिलनाडु जो काफ़ी सुर्खियों में रहता है बिकॉज तमिलनाडु हाई कोर्ट इसको कभी बैन कर दिया था फिर अनबैन किया बिकॉज ऑफ द रिलीजियस प्रोस्पेक्ट्स। और आपका जो कंबाला है इट इज़ अ फेमस स्पोर्ट ऑफ योर कर्नाटका। सो यहाँ से इजी ये आंसर निकल जाने थे। वेर एस आप देखो कि धूप खेल भी काफ़ी न्यूज़ में रहा विच इज़ अ वेरी फेमस स्पोर्ट ऑफ योर असम। तो इस तरह से आप देखोगे ये पूरा का पूरा आंसर आपको आंसर सी देखने को मिल जाएगा फ्रॉम योर एलिमिनेशन मेथड, या अगर आप थोड़ा करंट में भी टच रहते तो भी आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आर्ट एंड बेस्ड कल्चर के ऊपर ये क्वेश्चन था। नेम द फेमस फेस्टिवल्स, उनकी स्टेट के साथ मैच करना था। सो वेरी सिंपल,
अगर आपको ये पता होता कि जो बस्तर दशहरा है इट इज़ अ वेरी वेरी फेमस फेस्टिवल ऑफ छत्तीसगढ़, क्योंकि एक इकलौता ऐसा दशहरा है जो कि लॉर्ड राम को रिलेट नहीं करता, रादर जो हमारी गॉडेस धनतेश्वरी माता है उनके लिए ये दशहरा मनाया जाता है। एंड काफ़ी सुर्खियों में रहा था, 75 डेज के लिए मनाया जाता है। सो बी का 4। सो अगर आप देखोगे बी का 4 आपका ये आंसर यहीं पे निकल जाना था अगर आप करंट अफेयर के साथ अपडेट रहते। हालांकि एक और स्ट्रैटेजी थी इसको सॉल्व करने की, अगर आप जैसे हिमाचल के है, सो गोची फेस्टिवल इज़ अ वेरी फेमस फेस्टिवल ऑफ योर चंद्रा वैली जो कि आपके लाहौल स्पीति में है। एंड बिहू इज अगेन अ वेरी फेमस फेस्टिवल ऑफ असम। सो आप देखोगे डी का हो गया 1 एंड योर सी का हो गया 2। सो आप दोबारा से आंसर ए को निकाल सकते थे। सो करंट अफेयर और जनरल कंसेप्ट जो हमारी फेस्टिवल्स फेयर्स के हैं, हिमाचल की नॉलेज आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करा देती। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे इज योर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लीगलाइज्ड द विडो मैरिज। सो अगेन अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा मैं इसको थोड़ा डिफिकल्ट मानता हूं क्योंकि जनरली हम फैक्ट्स ऐसे इतना डिटेल में नहीं पढ़ते। हालांकि सबको पता होगा कि 1856 में हमने ये विडोरी मैरिज को लीगलाइज कर दिया था, बट इट वाज योर एक्ट 15 एंड इट वर द एफर्ट्स ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। एंड अगर आप देखोगे 1829 सती के बैन होने के बाद ये एक मेजर रिफॉर्म था 1856 में जो कि विमेन के ओरिएंटेशन में आपको देखने को मिलेगा। सो जो एक्ट था इसको ड्राफ्ट किया था डलहौजी ने एंड आप देखोगे इसको पास किया था लॉर्ड कैनिंग ने एट दैट टाइम। एंड बाद में आप देखोगे यही जो चीज़ है इट विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन योर 1857 का रिवोल्ट, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे हिंदू कस्टम्स के साथ थोड़ी छेड़खानी भी कर रहे थे। तो अगेन आपको मैंने एचएस के उसमें बताया था कि 1857 के अराउंड जितनी भी एक्टिविटीज़ है आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। कोई भी रिवोल्ट है, कोई भी ऐसा कस्टम है जो चेंज हुआ है विच ट्रिगर्ड योर 1857 का रिवोल्ट। सो इट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर प्री प्लस मेंस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, टैगोर सेंटर फॉर स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज लोकेटेड एट दिस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज विच इज इन योर शिमला, जो कि आपका ऑब्जर्वेटरी हिल में आपको देखने को मिलेगा। सो इट वॉज अ करंट अफेयर क्वेश्चन। 150 साल हो गए बर्थ एनिवर्सरी को यहाँ पे टैगोर की, एंड एचआरडी मिनिस्ट्री ने टैगोर सेंटर को हमको शिमला को दिया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज को। सो बेसिकली जो ऑब्जर्वेटरी हिल है इन 1840 आप देखोगे इसको हमारे जो ब्योल थे जिनके नाम पे भी बालूगंज पड़ा है उन्होंने फाउंड किया था। एंड बाय 1878 यहाँ पे आप देखोगे जो हमारे एच कोल है उन्होंने पहली बार एक डिज़ाइन तैयार किया इस हिल पे कि इस तरह का कोई स्ट्रक्चर आप खड़ा होगा, एंड द स्ट्रक्चर वॉज प्रेजेंटली टू लॉर्ड लिटन। लेकिन लिटन इसको रिफ्यूज़ कर देते हैं बिकॉज ऑफ हिज ओन रीजंस। एंड फाइनली आप देखोगे डफरिन को भी ये प्रेजेंट किया जाता है, एंड डफरिन इसको 1886 को एकदम से सीधा अपने जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे हमारे रुडोल्फ चर्चिल उनको पेश करते हैं, एंड चर्चिल विल देन ग्रांट 38 लाख रुपीस, साथ में हेनरी इरविन फिर इस बिल्डिंग को पूरा का पूरा डिजाइन करेंगे। फिर आप देखोगे डफरिन पहले वाइसरॉय बनेंगे हु विल स्टे हेयर, और यहाँ से लेकर माउंट बैटन तक इस बिल्डिंग में लगभग पूरे के पूरे 13 वाइसरॉय यहाँ पे रहे। एंड आफ्टर 1947 इंडिपेंडेंस ये बिल्डिंग हमारी राष्ट्रपति भवन बनी, एंड टुडे इट सर्व एज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। एंड दिस टैगोर जो सेंटर है इट विल हैव 4 फेलो, जैसे फेलोशिप प्रोग्राम है ये, और ये जो 4 फेलोज होंगे दे विल बिलोंग टू इधर सॉन्ग या आर्ट या फिर पेंटिंग के रिगार्डिंग ये हमारी फ्यूचर स्टडी करेंगे, एंड दीज 4 फेलोज विल बी नोन एज टैगोर फेलोज। सो आर्ट एंड कल्चर के परस्पेक्टिव से आप ये एचएस मेंस में ये पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है इन द डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो यहाँ से अब आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड चिट्टागोंग आर्मरी रेड। इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। द होल रेड वॉज लेड बाय सूर्य सेन, जो कि आंसर इस टाइम यहाँ पे सी है। सो सूर्य सेन इज रिगार्डेड एज
वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस इन योर एक्सट्रीम नेशनलिज्म, या मैं आपको बोल दूं रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, एंड इज आइडियोलॉजी वॉज ऑपोजिट महात्मा गांधी। अब आप देखोगे अनुशीलन समिति प्लस सूर्य सेन, दे फॉर्म्ड एन आर्मी जिसका नाम रखा इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। एंड पैरेलली अगर आप देखोगे महात्मा गांधी इन 1930 स्टार्टेड सॉल्ट मार्च, और टाइम पीरियड भी सेम रहेगा इसका, अप्रैल, ठीक है, अप्रैल में हुई थी ये रेड। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनका पूरा फोकस कहां पे रहेगा, डांडी मार्च के लिए या फिर सॉल्ट मार्च के लिए। सो ड्यूरिंग दैट टाइम सूर्य सेन अलोंग विद 64 रेवोल्यूशनरीज डिसाइडेड टू रेड योर चिट्टागोंग आर्मरी इन बांग्लादेश। तो सूर्य सेन और अन्य 64 जो रेवोल्यूशनरी थे वो चिट्टागोंग जाते हैं, एंड दे विद चिट्टागोंग में वहां पे ब्रिटिशर्स को कैप्चर करके पूरी की पूरी जो गन्स वेपन्स थे उसको ले लेंगे। हाउएवर दोज वर एम्प्टी, क्योंकि जो एमओस थे वो सेकंड रूम में थे, वो वहाँ पे उसको ब्रेक नहीं कर पाए। एंड जैसी ये खबर फैली सो ब्रिटिशर्स ने उनको चारों तरफ से सराउंड कर दिया एंड टेलीफोन लाइंस वगैरह कट कर दी, विच लेड टू देयर फेलियर ऑफ दिस चिट्टागोंग आर्मरी रेड। लेकिन ये बहुत ही ब्रेव अटेम्प्ट था। उसके बाद आप देखोगे ये 65 जो रेवोल्यूशनरीज थे ये जलालाबाद हिल्स जाते हैं, वहाँ पे कुछ टाइम दे विल फाइट द ब्रिटिशर्स, हाउएवर उनको पकड़ दिया गया। एंड यू विल सी सूर्य सेन वाज आल्सो हैंग्ड इस रेड के बाद। सो दो इट फेल्ड बट इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट टू रेड द चिट्टागोंग आर्मरी ऑफ द ब्रिटिशर्स। सो इसका करेक्ट आंसर था आपका सूर्य सेन, सी, चिट्टागोंग आर्मरी रेड। नाउ हमने बात की यहाँ पे महात्मा गांधी के बारे में, उनके आइडियाज और प्रिंसिपल के बारे में। अब जो पार्ट रहेगा वो गांधी प्रिंसिपल्स का रहेगा। एंड बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे। अहिंसा एंड ट्रूथ इन गांधी जीज ओपिनियन हैव नो रिलेशन, गलत, कैन बी, कांट बी डिलीट, गलत। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, गांधी के जितने भी क्वेश्चंस थे इनका एक सिंपल सा फंडा था कि जो ऑप्शंस थे दे वर नॉट डिफिकल्ट, हेंस द क्वेश्चंस वर वेरी इजी। सो मैं बार बार क्लास में भी कहता हूं कि क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है, इट इज द ऑप्शन जो कि क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाते हैं। वैसा आप यहां पे देखोगे सिंपल सा कंसेप्ट है। गांधी जी कहते थे कि अहिंसा एंड ट्रूथ आर द टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, या मेरे जो लंग्स है वो अहिंसा और ट्रुथ ही है। बेसिकली जो पूरा कंसेप्ट है, दिस कंसेप्ट अगर आपको मैं बोल दूंगा इज योर सत्याग्रह कंसेप्ट। सो द आंसर वाज ए। तो अगला क्वेश्चन भी एलिमिनेशन मेथड से करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कोर्स महात्मा गांधी के। देन अकॉर्डिंग टू गांधी विच इज द बेस्ट मेथड फॉर कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन। सो अगेन अगर कंफ्लिक्ट होगा आपको ना डिप्लोमेसी करनी है, ना कंफ्लिक्ट को सप्रेस करना है, ना उसको डिटरेंस करनी है, आपको एक म्यूचुअल डायलॉग निकालना है विच इज टर्म्ड एज योर नेगोशिएशन। और जो नेगोशिएशन होगा इट विल बी बेस्ड अपॉन सत्याग्रह, विच मीन्स ट्रुथ जो होगा हमको वो बात माननी है, हमको वो प्रिवेल करेगा, ट्रुथ विल प्रिवेल, है ना। एंड देन हमको सप्रेस नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। सो सत्याग्रह का दूसरा एलिमेंट क्या हो गया, नॉन वायलेंस। तो शांतिपूर्वक ट्रुथ को मानना है। अगर बाई चांस कुछ कंफ्लिक्ट फिर भी रहता है, हम मीडिएशन करेंगे, वी विल यूज द हेल्प ऑफ थर्ड पर्सन हेयर, जो खुद विच विल एक्ट एज अ पीस मेकर और अ मीडिएटर। सो द राइट आंसर वॉज आंसर डी। अगेन आप देखोगे गांधी जी स्टेटमेंट यहाँ पे, सरप्लस मनी शुड बी यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ द हैव नॉट्स। तो जो एक्सेस पैसा है उसको हमको यूज करना है उनके पास जिनके पास पैसा नहीं है। सो इट इज द थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ट्रस्टीशिप को अगर आप ब्रेक कर दोगे एक वर्ड निकलेगा ट्रस्टी, विच मीन्स कोई ऐसा इंसान या ऐसा फर्म जो कॉमनली विच टेक्स द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेलफेयर। तो आजकल एक टर्म देखोगे आप, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन महात्मा गांधी थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप। सो ट्रस्टीशिप का मतलब यहाँ पे क्या था, गांधी जी कहते थे कि द रिच पीपल या द लार्ज स्केल बिजनेस जो होंगे, दे शुड एक्ट एज ट्रस्टी ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और द स्मॉल स्केल, या मैं आपको बोल दूं जो हैंडीक्राफ्ट बिजनेस है उनका ट्रस्टी बने, टू हेल्प देम
फाइनेंशियली एंड इवन हर एक फील्ड पे। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं ट्रस्टीशिप के बारे में। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज गांधीज नॉन वायलेंस एमर्ज फ्रॉम, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बिकॉज ऑफ द ऑप्शंस। ना उनको फियर था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ना उनको डर लगता था पोजीशन ऑफ आर्म्स रखने से या जो भी, या कवर्ड भी थे। सो सिंपल मॉरल एंड सोल फोर्स। सो गांधी कहते थे कि जो नॉन वायलेंस है वो कब आएगा, मेरे सोल फोर्स से। एंड ये जो सोल फोर्स है इट मीन्स योर सत्याग्रह है। अगेन अगर मैं सच बोलता हूं सो मेरे को किसी चीज का डर नहीं है, और जो मेरा मॉरल कैरेक्टर है मैं हमेशा सच ही बोलूंगा। एंड जब मैं सच बोलूंगा सो आई विल स्टार्ट या फिर आई विल रिजॉल्व टू योर नॉन वायलेंस। सो दिस वाज द सिंपल थ्योरी बिहाइंड नॉन वायलेंस इमर्जेंस, जो मॉरल और सत्याग्रह सोल फोर्स। सो अगेन यू विल सी नॉन वायलेंस इज द ग्रेटेस्ट फोर्स एट द डिस्पोजल ऑफ मैनकाइंड। इट इज माइटियर देन द माइटिएस्ट वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन डिवाइज्ड बाय द इंजेन्युइटी ऑफ मैन। तो आप यहाँ पे देखोगे कि महात्मा गांधी स्ट्रांगली बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस। The prefix Mahatma was added with the name of Gandhi during Champaran Satyagraha by Rabindranath Tagore. A very simple and a very easy question. काफ़ी टाइम से ये बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहा है। So Champaran Satyagraha was the first test of Mahatma Gandhi's सत्याग्रह इन योर इंडिया। सो यहाँ पर महात्मा गांधी बिल्कुल टेस्ट में पास हो गए। एंड देन रविंद्रनाथ टैगोर कॉल्ड हिम योर महात्मा। एंड व्हाट इज दिस महात्मा? अकॉर्डिंग टू द जैन एंड बुद्धिज्म concepts, basically Mahatma is a Sanskrit word but it has been elaborated largely by Jain and Buddhist. Basically जो आपका महात्मा है it means one who has purity and unity of words, thought and his deed. तो जो इंसान अपने बोलने, अपने थॉट्स और अपने एक्शंस में प्योरिटी और यूनिटी रखता है, दैट पर्सन कैन बी नोन एज योर महात्मा। सो आपके लिए क्वेश्चन है, अलॉन्ग विद महात्मा गांधी हु अदर टू पीपल ऑफ योर इंडियन नेशनल मूवमेंट या इंडियन हिस्ट्री में, और किन दो लोगों को महात्मा के नाम से जाना गया है? सो जिन जिन को आंसर पता है काइंडली कमेंट करें एंड डू इंटरैक्ट विद अस। हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं इन सेशंस को इंटरैक्टिव बनाने की, हमको भी मोटिवेशन मिलती है। सो काइंडली डू कमेंट कि किन दो और लोगों को महात्मा का टाइटल यहाँ पे मिला है। सो दिस इज योर चंपारण सत्याग्रह के टाइम। सो नेक्स्ट इज योर अगेन आर्ट एंड कल्चर का कंसेप्ट। ऋतु समारा इज अ पोएम डिस्क्राइबिंग द साइकिल ऑफ सीजन्स। सिंपल, बाकी पोर्शन काट दो, ऋतु मीन्स सीजन्स एंड आपका आंसर हो गया ट्रू। रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म आर नोन एज योर त्रिपिटक्स। आपके लिए अब एक और क्वेश्चन है, रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ जैन को हम क्या बोलते हैं? तो आप ये भी कमेंट कर दीजिए, ए से शुरू होता है, काइंडली डू कमेंट। एंड बेसिकली ऋतु समारा के बारे अगर हम देखेंगे, इट वॉज द ग्रेट पोएम ऑफ कालिदासा। अलॉन्ग विद ऋतु यहाँ पे आप देखोगे एक कुमार संभवा थी, जिसमें कालिदास ने लॉर्ड शिवा और गॉडेस पार्वती के सन के बारे में इलेबोरेट किया है। और दूसरा है रघुवंशा। सो अगेन रघुवंशा डील्स विद लॉर्ड विष्णु। सो जैसे हमने देखा है रघुपति राघव राजा राम, रघु जनरली डिनोट्स टू योर लॉर्ड विष्णु या लॉर्ड राम। सो रघुवंशा, कुमार संभवा एंड ऋतु समारा आर द थ्री ग्रेट पोएम्स ऑफ कालिदासा। अब लंबे समय तक आप इसको याद रखें, इट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर आर्ट एंड कल्चर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द लीडरशिप ऑफ खान अब्दुल गफर खान द पठान्स ऑर्गेनाइज्ड द सोसाइटी ऑफ खुदाई खिदमतगार्स। एब्सोल्युटली ट्रू। इनको हम रेड शर्ट भी बोलते थे। दे वर हाईली एक्टिव इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड दे वर इन्फ्लुएंस्ड, जो हमारे अब्दुल गफर खान थे, ही वॉज टिपिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ महात्मा गांधी ऑफ नॉन वायलेंस। सो खुदाई खिदमतगार यहाँ पे आप देखोगे इट मीन्स पीपल ऑफ गॉड या खुदा के बंदे। एंड दे हेल्प्ड पीपल, तो दे यूज टू हेल्प ऑफर सपोर्ट टू द पीपल। सो इट वॉज ट्रू। द महात्मा इज मोर राइट व्हेन ही इज रॉन्ग देन वी आर when we are right. It was a difficult statement. Although in 1922
इट वॉज सेड बाय आचार्य कृपलानी। इस टाइम महात्मा गांधी का केस चल रहा था बिकॉज ऑफ हिज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जब उन्हें रोक दी थी फिर अरेस्ट कर दिया गया था। सो उसके कंटेक्स्ट में ये स्टेटमेंट कही थी। डिफिकल्ट क्वेश्चन था, सो मैं रिकॉग्नाइज करूंगा 2 डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। एक वो विडो री मैरिज वाला एक्ट 1856 पार्ट 15 और एक ये वाला, बिकॉज जनरली ये चीज़ें हम नहीं पढ़ते। सो यू कुड हैव स्किप्ड दिस क्वेश्चन, जिसको पता था तो उसको नंबर मिल गए, लेकिन रादर देन गेटिंग नेगेटिव मार्किंग आप इसको स्किप कर सकते थे। बट आंसर इज यस, बोथ आर ट्रू। सो दिस वॉज द होल एनालिसिस ऑफ द हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड गांधीयन पार्ट। अब हमारी मेंस टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है एंड ऑलरेडी मैनी हैव एनरोल्ड ऑलरेडी। सो बाकी किसी को कोई डाउट है और एनरोल करना चाहता है और मेंस में कॉम्पिटिटिव एज लेना चाहता है, यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो मेंस की टेस्ट सीरीज है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक रहेगी विद इवैल्यूएशन जो कि जोगटा सर द्वारा की जाएगी, एक रहेगी विदाउट इवैल्यूएशन जिसमें आप सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। सो इसके बारे में और जानने के लिए यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स 9779464470, 8628864475। अलॉन्ग विद दिस आपको इस टेस्ट सीरीज के साथ एक स्पेसिफिक मेंटरशिप भी ऑफर की जाएगी, हु विल गाइड यू ड्यूरिंग योर होल टेस्ट सीरीज फ्रॉम योर 4th टिल योर 11th ऑफ योर दिस ऑफ योर डिसम्बर। तो नेक्स्ट लास्ट मैं आपको बोलना चाहूँगा, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल जोगटा अकेडमी फॉर फ्यूचर अपडेट्स एंड और भी एनालिसिस आएंगे। एंड यू कैन ज्वाइन आर टेलीग्राम चैनल जोगटा अकेडमी स्टडी मटेरियल। एंड बाकी कोई सजेशन या कोई भी इम्प्रूवमेंट होगी या कुछ गलत बोल दिया होगा, यू कैन फील फ्री टू कमेंट एंड प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को एंड इवन लाइक एंड डू कमेंट द 2 आंसर्स, हमको भी मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच।